आज आप मैप की सहायता से सबसे पहले एल्युमिनियम उद्योग के अवस्थिति का विश्लेषण करेंगे। यह समझने का प्रयास करेंगे कि एल्युमिनियम उद्योग को बॉक्साइट के भंडार वाले क्षेत्र में स्थापित किया जाता है या कच्चे माल के स्रोत से दूर एक ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहां ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता होती है। उसके बाद आपको यह भी देखना है कि किस प्रकार इंजीनियरिंग उद्योग की अवस्थिति को कई सारे फैक्टर निर्धारित करते हैं और भारत में इंजीनियरिंग उद्योग को कहां कहां स्थापित किया गया है। लौह इस्पात उद्योग के बाद भारत में एल्युमिनियम उद्योग दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्मी उद्योग है, यानी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जिसकी प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी अधिक होने के साथ ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होने के कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में मशीनों और उपकरणों को बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि यह एक ऐसा धातु है जिसका भार बहुत ही कम होने के कारण इसका उपयोग हवाई जहाज बनाने के लिए भी किया जाता है। इलास्टिसिटी अधिक होने के कारण, हल्की धातु होने के कारण इसको किसी भी शेप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इनका उपयोग बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ तक कि आज के समय में एल्युमिनियम का उपयोग जो है पैकेजिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है, यानी किसी भी वस्तु को अगर हमें पैक करना होता है तो हम एल्युमिनियम के फॉयल का यूज करते हैं। इसी कारण एल्युमिनियम उद्योग का महत्व बढ़ जाता है। एल्युमिनियम उद्योग को स्थापित करते समय जहां यह देखा जाता है कि इस उद्योग को कच्चे माल की प्राप्ति कहां से होगी, क्योंकि सबसे पहले बॉक्साइट का खनन करने के बाद बॉक्साइट से शोधन के द्वारा एल्यूमिना को प्राप्त किया जाता है और एल्यूमिना से फिर एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करके उसका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। इसलिए कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट की उपलब्धता एल्युमिनियम उद्योग के स्थानीयकरण को तो निर्धारित करता है, लेकिन इस उद्योग में एल्युमिनियम का उत्पादन करने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। यानी एल्युमिनियम उद्योग में जो उत्पादन लागत होता है उसमें लगभग 30 से 40% खर्च विद्युत ऊर्जा के प्रबंधन में होता है। इसलिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि जहां पर बॉक्साइट के भंडार हो वहीं पर एल्युमिनियम उद्योग को स्थापित किया जाए, बल्कि एल्युमिनियम उद्योग को एक ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहां पर बॉक्साइट की उपलब्धता तो हुई, साथ में विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोई ना कोई विकल्प उपलब्ध हो। तो सबसे पहले मैप की सहायता से अगर हम एल्युमिनियम उद्योग की अवस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे तो दो बातों को ध्यान में रखना होता है। एक तो ये देखना होता है कि बॉक्साइट के भंडार कहां पर है, और साथ में ये भी देखना होता है कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन के केंद्र कहां पर है। तो कुल मिलाकर इन दोनों ही तथ्यों को ध्यान में रखकर आपको एल्युमिनियम उद्योग के बारे में, एल्युमिनियम उद्योग की अवस्थिति का विश्लेषण करना होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एल्युमिनियम उद्योग की अवस्थिति को मैप के माध्यम से समझने के पहले आपको यह जान लेना आवश्यक है कि 1938 में इंडाल्को का गठन किया गया। हालांकि 1937 में ही एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया था, लेकिन उसके बाद
1938 में जो इंडाल्को का गठन किया गया, इसके अंतर्गत जो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किए गए, वहां से एल्युमिनियम का उत्पादन स्थानीय स्तर पे होने लगा, जिसमें इंडाल्को के द्वारा स्थापित किए गए, यानी इंडाल्को के द्वारा एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए जिस क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं, उसमें एक झारखंड का मूरी है। झारखंड में मूरी एक ऐसा क्षेत्र है जो बॉक्साइट के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और यहाँ बॉक्साइट का खनन किया जाता है, और खनन करने के बाद जो है इसे हीराकुड में भेजा जाता है, जो कि हीराकुड उड़ीसा का एक ऐसा स्थान है जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और आप इसके बारे में पहले से जानते हैं कि यहाँ पर महानदी पर निर्मित हीराकुड बांध जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यहाँ जल विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता होने के कारण ही एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किया गया। और हीराकुड के बाद इसके अलावा केरल में अल्लूपुरम जो है, यह भी एक एल्युमिनियम स्मेल्ट, यहाँ पर भी एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किया गया है। एल्युमिनियम के शीट तैयार किए जाते हैं। तो मूरी में बॉक्साइट का खनन किया जाता है, हीराकुड में उससे एल्युमिना प्राप्त किया जाता है, और केरल के अलवई या अल्लूपुरम में एल्युमिनियम के शीट तैयार किए जाते हैं। उसके साथ साथ अगर पश्चिम बंगाल के बेल्लूर में भी एल्युमिनियम के शीट तैयार किए जाते हैं, वहीं कर्नाटक के बेलगांव में भी इंडाल्को के द्वारा ही एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किया गया। तो अगर हम मैप में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को देखेंगे तो यह पाएंगे कि जो बॉक्साइट के भंडार वाले क्षेत्र हैं, उनमें भी वहां एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किया गया, जहां पर विद्युत ऊर्जा का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। और अगर इंडाल्को के अंतर्गत ये अलग अलग स्थानों पर जो है एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए कार्य किए जाते हैं, तो इंडाल्को के बाद जो 1937 में एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया था, एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो गठन किया गया था, यानी एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कई कंपनी कार्य करते हैं, जिसमें हिंडाल्को के द्वारा उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में एल्युमिनियम उद्योग को स्थापित किया गया। रेणुकूट उत्तर प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहां रिहंद नदी पर रिहंद डैम को बनाया गया, यहीं इसके समीप। और इस रिहंद डैम के कारण यहाँ जल विद्युत ऊर्जा का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। हिंडाल्को के बाद इसी के अंतर्गत जो कंपनी है वह है माल्को के द्वारा, यानी मद्रास एल्युमिनियम कंपनी के द्वारा तमिलनाडु के मित्तूर में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किया गया। इसके बारे में भी आप जानते हैं, क्योंकि कावेरी नदी पर मित्तूर में जो बांध बनाया गया है वह जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यहाँ क्या स्पष्ट हो रहा है कि मित्तूर में निर्मित बांध के द्वारा जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होने के कारण यहाँ एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को
विद्युत ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में यानी उचित मात्रा में प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट के स्थानीयकरण में विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता की महत्वपूर्ण भूमिका है। मालको के बाद की अगर हम बात करें तो हिंडाल्को, मालको और इसके अलावा नाल्को, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। तो नाल्को जो है, नाल्को को एक पंजीकृत कंपनी के रूप में इसके मुख्यालय को भुवनेश्वर में स्थापित किया गया, भुवनेश्वर में स्टैब्लिश किया गया। नाल्को जो है भारत की एक ऐसी कंपनी है जो बॉक्साइट के साथ एल्युमिनियम के अलावा इलेक्ट्रिसिटी, यानी कह सकते हैं इस कंपनी के द्वारा इन तीनों का, यानी माइनिंग का, उत्पादन का, यानी एल्युमिनियम के केवल बॉक्साइट के खनन का ही कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि उससे एल्यूमिना भी तैयार किया जाता है। एल्यूमिना के साथ साथ अगर कहा जाए तो एल्यूमिना के साथ साथ इस नाल्को के द्वारा एल्युमिनियम का भी उत्पादन किया जाता है, और इन कार्यों के लिए जो विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका भी प्रबंधन यही कंपनी करता है। इसलिए यह बॉक्साइट, एल्युमिनियम और इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा संयुक्त कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड कह सकते हैं, संयुक्त संकुल के रूप में भारत का एक कॉम्प्लेक्स के रूप में इसने भारत में एल्युमिनियम उद्योग के उत्पादन के लिए जो है क्षेत्र का विकास किया है। या दूसरे शब्दों में आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि नाल्को भारत की एक ऐसी कंपनी है जो बॉक्साइट, एल्युमिनियम और विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के संयुक्त कॉम्प्लेक्स को विकसित किया हुआ है, और इसके अंतर्गत इसके द्वारा उड़ीसा के कोरापट और अंगुल में उड़ीसा के कोरापट और अंगुल में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किया गया। तो एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के रूप में एल्युमिनियम उद्योग के विकास का कार्य नाल्को के द्वारा सबसे पहले किया गया, और इसलिए आप कह सकते हैं कि हिंडाल्को, माल्को, नाल्को और इंडाल्को ये सब ऐसी कंपनियां हैं जिनके द्वारा भारत में एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए अलग अलग स्थानों पर एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किया गया है। इसके बाद यदि आप देखें तो बाल्को 1964 में बाल्को को एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया, भारत एल्युमिनियम कंपनी। लेकिन बाल्को जो है भारत में एल्युमिनियम का सबसे अधिक, आप कह सकते हैं एल्युमिनियम उद्योग का सबसे अधिक उत्पादन भी करता था, उसके रूप में डेवलप हुआ था। लेकिन 2001 में बाल्को के 51% शेयर को वेदांता की एक सहायक कंपनी स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दे दिया गया। जहां तक बाल्को के द्वारा जो एल्युमिनियम के उत्पादन का कार्य किया जाता है, उसमें एल्युमिनियम के उत्पादन का कार्य तो छत्तीसगढ़ में एक स्थान है
मैनपाट जो छत्तीसगढ़ के जिस डिस्ट्रिक्ट में वो है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा है छत्तीसगढ़ में ही कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट, कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में कावरदा। तो ध्यान दीजिए, मैनपाट और कावरदा दो ऐसे स्थान हैं जहां छत्तीसगढ़ में जहां बालकों के द्वारा एल्युमिनियम के उत्पादन का कार्य यानी बॉक्साइट का क्या किया जाता है, खनन किया जाता है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि बॉक्साइट के भंडार की दृष्टि से जो क्षेत्र महत्वपूर्ण है उनमें से बालकों के द्वारा जहां बॉक्साइट का खनन किया जाता है वो छत्तीसगढ़ के मैनपाट सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, SURGUJA सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में मैनपाट, और कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में कावरदा में जहां बॉक्साइट का खनन किया जाता है वहीं आप इस नाम से परिचित होंगे, कोरबा। और कोरबा जो है यहाँ पर एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किया गया है। यहाँ एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित करने का मुख्य कारण है यहाँ के थर्मल पावर प्लांट से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता, यानी कोरबा थर्मल पावर प्लांट से विद्युत ऊर्जा के उपलब्ध होने के कारण यहाँ एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित करना प्रासंगिक था। और वहीं आसपास के क्षेत्र में बॉक्साइट की उपलब्धता होने के कारण कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग करके एल्युमिनियम का उत्पादन करना भी आर्थिक दृष्टि से लाभदायक था। इसीलिए इस क्षेत्र में बॉक्साइट के भंडार को देखते हुए, विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता को देखते हुए कोरबा में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किया गया। अब देखिए, इसके अलावा अगर आप जिस कंपनी के द्वारा भारत में एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है वो है वेदांता लिमिटेड। भारत में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके द्वारा ही ये उत्पादन के कार्य का प्रबंधन किया जाता है और एल्युमिनियम उद्योग का बाजार में 40% हिस्सेदारी इस कंपनी की है। यानी आप कह सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में वेदांता लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके द्वारा एल्युमिनियम का उत्पादन यानी एल्युमिनियम से बने हुए प्रोडक्ट का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, एल्युमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। और मार्केट में जो वेदांता लिमिटेड का शेयर है वो लगभग 40% तक है। और इसी वेदांता लिमिटेड के यानी इसके अंतर्गत उड़ीसा में झारसुगुदा को उड़ीसा का पावर हाउस भी कहते हैं। यानी यह उड़ीसा का एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां विद्युत ऊर्जा का उत्पादन अधिक होने के कारण इसे उड़ीसा के पावर हाउस के रूप में भी लोग जानते हैं। और यहाँ पर वेदांता लिमिटेड के द्वारा
वेदांता लिमिटेड के द्वारा विद्युत ऊर्जा के साथ साथ एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। और वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरबा एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट में एल्युमिनियम के उत्पादन का कार्य होता है। यही नहीं, उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में लाजीगढ़ भी एल्युमिनियम के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो बॉक्साइट्स के भंडार, उसके खनन, उसके प्रोडक्शन के लिए उड़ीसा में झारसुगुड़ा और लाजीगढ़ महत्वपूर्ण केंद्र हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरबा में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को जो स्थापित किया गया, वहाँ एल्युमिनियम शीट यानी एल्युमिनियम धातु का उत्पादन किया जाता है। और ये सभी किसके अंतर्गत कार्य करने वाले क्षेत्र हैं? वेदांता लिमिटेड के अंतर्गत। तो ये आपने क्या किया, जितने इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनको आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। यानी नोट्स बनाने का तरीका क्या है? एक तो है कि सबसे पहले 1937 में एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अगर गठन किया गया तो उस समय पश्चिम बंगाल के जेके नगर में एल्युमिनियम के उत्पादन का कार्य बाद में हुआ। 1942 उस समय हुआ, लेकिन उसके पहले ही से ही 1938 में इंडाल्को का गठन किया गया। इंडाल्को के अंतर्गत आज कई इकाइयां कार्य करती हैं। तो इंडाल्को का पहले इंडाल्को के अंतर्गत मूरी, हीराकुड, अल्लूपुरम और बेलगांव। और एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जो कंपनियां आप कार्य कर रही हैं उसमें जो उसके अंतर्गत हैं उनमें हिंडाल्को के द्वारा रेणुकूट में, मालको के द्वारा मित्तूर में, नालको के द्वारा कोरापट अंगल में, बालको के द्वारा इस कोरबा में। ये सभी आपका लोकेशंस है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। अब इन्हें ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। रिलेट कैसे करना है कि अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बॉक्साइट का भंडार नहीं है, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इस रीजन में बॉक्साइट का भंडार है। लेकिन इनमें भी एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट सभी क्षेत्र में स्थापित नहीं किए गए। इससे क्या स्पष्ट होता है कि एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट के स्थानीयकरण में केवल बॉक्साइट की उपलब्धता ही नहीं बल्कि विद्युत ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता की भूमिका अधिक है। यानी यह आवश्यक नहीं है कि जहां बॉक्साइट के भंडार होंगे वहीं हम एल्युमिनियम का उत्पादन कर सकते हैं, बल्कि एल्युमिनियम का उत्पादन करने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि वहाँ विद्युत ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता है या नहीं है। अब देखिए, बॉक्साइट के भंडार के लिए बॉक्साइट माइंस, ये सब माइनिंग तो यहाँ हो रहे हैं, सलम भी है, ठीक है, कन्नूर भी है, यहाँ तक कि इस रीजन में अगर आएंगे तो ये भी महाराष्ट्र का ये क्षेत्र, ये भी बॉक्साइट के भंडार के लिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात के भी बहुत सारे क्षेत्र बॉक्साइट के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। और यह मैप, इसके बारे में मैंने पहले भी जब मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को मैप के द्वारा समझाने का प्रयास किया था, वहाँ पर यह मैप आपको दिखाया था। उसी मैप को यहाँ फिर से आप ला रहे हैं और उस मैप को फिर से लाने के बाद अब रिलेट करके देखना है कि अच्छा, भारत में बॉक्साइट के भंडार किस किस क्षेत्र में है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें फिर यहाँ पर आना है कि एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट कहाँ कहाँ पर है। ये भी मैप मैंने आपको मिनरल्स के साथ रिलेट करके बताया था कि कैसे आप एल्युमिनियम, कॉपर, लेड और जिंक स्मेल्टिंग प्लांट के लोकेशन को मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेट करके देखेंगे। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में जेके नगर, तो पश्चिम बंगाल 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट स्थापित किया गया। तो क्यों किया गया आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट की पर्याप्त उपलब्धता है झारखंड में। साथ में यहाँ अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा विद्युत ऊर्जा का भी उत्पादन होता है, तो विद्युत ऊर्जा की भी पर्याप्त उपलब्धता थी। लेकिन जेके नगर के बाद जो हिंडाल्को के द्वारा
या नाल्को बाल्को के द्वारा एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किए गए हैं उनमें से जैसे रेणुकूट को देखेंगे तो आप कहेंगे रेणुकूट जो है, ये रेणुकूट किसके द्वारा, तो हिंडाल्को के द्वारा, ऐसे मैप में लिख लेना है। अब हीराकूट किसके द्वारा, तो इंडाल्को के द्वारा, इंडाल्को के द्वारा। अंगुल और कोरापट किसके द्वारा स्थापित किया गया है, अंगुल और कोरापट नाल्को के द्वारा। कोरबा, कोरबा किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो कहेंगे कोरबा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बाल्को के द्वारा स्थापित किया गया। अब यहाँ पर किसका शेयर अधिक है, वेदांता, वेदांता लिमिटेड का शेयर यहाँ पर अधिक है। उसके बाद देखिए मित्तूर, तमिलनाडु में के मित्तूर में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को जो स्थापित किया गया है वह माल्को के द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अलावा देखिए अल्लुपुरम में जो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो इंडाल्को के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए बेलगांव में जो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट स्थापित किया गया, बेलगांव में जो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट स्थापित किया गया किसके द्वारा, तो इंडाल्को के द्वारा। अब ये एल्युमिनियम भारत के जिस क्षेत्र में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किया गया है उसके वितरण को देखकर यह स्पष्ट होता है कि एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित करते समय, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित करते समय केवल कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट की उपलब्धता को ही नहीं बल्कि विद्युत ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए बॉक्साइट के भंडार वाले वैसे क्षेत्र जहां विद्युत ऊर्जा का उचित मात्रा, उपयुक्त मात्रा में उत्पादन होता है वहीं पर एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किया गया। अब देखिए इसके अतिरिक्त आप इन सबसे तो परिचित हैं कि खेतरी का नाम आप जानते ही हैं कि खेतरी में कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट जो स्थापित किया गया है वह इसलिए क्योंकि राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के खेतरी में तांबा के पर्याप्त भंडार है। उसके बाद आपको हमने ये भी डिस्कस किया था कि भारत में जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किया गया है वह केवल कच्चे माल के स्रोत के समीप ही नहीं किया गया है बल्कि इसके साथ साथ कच्चे माल के स्रोत से दूर भी बंदरगाह नगरों के समीप किया गया है, क्योंकि भारत में तांबा की जितनी मांग है उसकी आपूर्ति हम स्थानीय स्तर पे यानी अपने देश में उपलब्ध तांबा के उपयोग के द्वारा नहीं कर सकते। इसलिए ही भारत में आयातित तांबे पर आधारित प्रगलन केंद्र को भी स्थापित किया गया है, जैसे तमिलनाडु के टूटीकोरिन में तो गुजरात के भरूच और दहेज में, तो गुजरात के भरूच, दहेज और टूटीकोरिन तीनों में ही कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट आयातित तांबे पर आधारित है। रिवाइज कर लीजिए। मऊबंदर जो है मऊबंदर जहाँ तांबे का भंडार तो है, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट भी स्थापित किया गया झारखंड में। इसके अलावा आपने जिंक स्मेल्टिंग प्लांट, तो लेड जिंक, तो राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र है, देवारी, वहां पर जो है जिंक का पर्याप्त भंडार है, वहां जिंक स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किया गया है। इसके अलावा जिंक स्मेल्टिंग प्लांट को आयातित जस्ते पर आधारित जिंक स्मेल्टिंग प्लांट को विशाखापत्तनम और अलवई में, यानी दो, विशाखापत्तनम और अलवई, ये दो ऐसे जगह है जहां पर आयातित जस्ते पर आधारित स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित किया गया है। तो देखिए कुल मिलाकर अगर आप यहाँ देखें तो एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि भारत में जो एल्युमिनियम उद्योग के केंद्र को स्थापित किया गया है उसके स्थानीयकरण में बॉक्साइट की उपलब्धता के साथ विद्युत ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद भारत में कॉपर लेड जिंक स्मेल्टिंग प्लांट को स्थापित करते समय केवल कच्चे माल की उपलब्धता को ही नहीं बल्कि बंदरगाह नगरों की भौगोलिक अवस्थिति को भी ध्यान में रखा गया, क्योंकि यहाँ पर आयातित जस्ते और तांबे पर आधारित प्रगलन केंद्र भी है। तो यहाँ तक देखिए आप इंडस्ट्रियल लोकेशन की अगर बात करें तो मैं आपसे ऐसे रिवाइज कर सकते हैं। तो आप एक बात ध्यान दे रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो पहले से जो डिस्कस किए गए पॉइंट्स है, इंफॉर्मेशन है, उनको ही यूज करके हमें नए इंफॉर्मेशन को जनरेट करना है।
जैसे धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना था, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री यानी इन धातु कर्मी उद्योग के डिस्ट्रीब्यूशन अवस्थिति का विश्लेषण करना था, जिसमें हमने लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, जिंक स्मेल्टिंग प्लांट, इन सबको देखा। अब इसके साथ साथ जब हम कहीं पर भी उद्योग को स्थापित करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर ऊर्जा संकट की समस्या तो नहीं है, क्योंकि कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के स्थानीयकरण में कच्चे माल की उपलब्धता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन केवल कच्चे माल के उपलब्ध होने पर उद्योग का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी उद्योग में प्रोसेसिंग से लेकर यानी परिसंस्करण से लेकर उत्पादन के हर स्तर पर ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए जब कोई भी इंडस्ट्री लगाता है तो ये देखता है कि वहाँ ऊर्जा का प्रबंधन करने में तो कोई बाधाएं नहीं आ रही। इसलिए हम लोगों ने कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या पाइपलाइन नेटवर्क को देखने के साथ जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के केंद्र को भी समझा था। अब इसके बाद जो मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री है, धातु कर्मी उद्योग है, उन पर जो आधारित उद्योग होते हैं वो है इंजीनियरिंग उद्योग, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग से अगर हमें लोहा और इस्पात की प्राप्ति हो रही है, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट से अगर हमें एल्युमिनियम की प्राप्ति हो रही है, जिंक स्मेल्टिंग प्लांट से हमें जिंक की, लेड स्मेल्टिंग प्लांट से हमें सीसा की प्राप्ति हो रही है, तो इन सबका ही उपयोग करके इंजीनियरिंग उद्योग में उपकरणों और मशीनों को तैयार किया जाता है। यानी इंस्ट्रूमेंट और मशीन में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब हम कई सारे उपकरणों को मिलाकर असेंबल करते हैं तो एक मशीन बन जाता है, और उपकरणों को बनाने के लिए हमें मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु की आवश्यकता होती है। और इसलिए इंजीनियरिंग उद्योग के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में किसकी आवश्यकता होगी? जो धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों पर आधारित उद्योग होंगे, वह इंजीनियरिंग उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे। तो एक तरफ इंजीनियरिंग उद्योग के स्थानीयकरण में जहां कच्चे माल की उपलब्धता की अपनी भूमिका होती है, वहीं दूसरी तरफ इंजीनियरिंग उद्योग बाजार पर आधारित उद्योग भी होता है, क्योंकि बाजार की मांग को ध्यान में रखकर ही हमें इस प्रकार के उद्योग को स्थापित करना होता है। मान लीजिए कि कई सारे उपकरणों को जोड़कर एक मशीन बनाया जा रहा है, तो उस मशीन को अगर हम बना रहे हैं और आसपास में उसकी मांग ना हो, दूर स्थित किसी बाजार में उस मशीन को ले जाकर बेचना हो, तो हमें परिवहन लागत यानी उसे बाजार तक ले जाने में परिवहन लागत के स्तर पर बहुत अधिक खर्च करना होगा। तो परिवहन लागत भी उत्पादन लागत को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए परिवहन लागत में बचत करने के उद्देश्य से हम ये भी तो देखेंगे कि जिस मशीन को हम इंडस्ट्री में तैयार कर रहे हैं, जिसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं, क्या उसके बाजार में, वहाँ के बाजार में मांग है या नहीं है। इसलिए बाजार के मांग को ध्यान में रखते हुए भी इंजीनियरिंग उद्योग को स्थापित किया जाता है। तीसरा, चूंकि बड़े बड़े मशीनों को अगर हमें बनाना है, उपकरणों को बनाना है, तो इसके लिए हमें ऊर्जा की भी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योग को स्थापित करते समय ऊर्जा की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाता है। हो सकता है जिस प्रकार के हमें उपकरणों को बनाना हो या मशीनों को बनाना हो, उस प्रकार के उपकरण हमारे देश में उनका प्रोडक्शन नहीं होता हो, तो उसे हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं परिवहन की सुविधाओं को भी ध्यान में रखना होता है। तो कह सकते हैं
कि इंजीनियरिंग उद्योग के स्थानीयकरण को, इंजीनियरिंग उद्योग के स्थानीयकरण को कच्चे माल की उपलब्धता, विद्युत ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता, बाजार की मांग और परिवहन की सुविधाएं निर्धारित करती हैं। लेकिन अब हमें मैप की सहायता से यह समझना है कि भारत में जो इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है उनकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, उन्हें कहां पर स्थापित किया गया है। कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित किया गया है या कच्चे माल के स्रोत से दूर किसी बंदरगाह नगर के समीप स्थापित किया गया है या किसी बाजार के समीप स्थापित किया गया है। और यह कैसे समझ में आएगा? जब हम मैप के द्वारा हम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अगर आगे बढ़ते हैं और जिस टॉपिक पर हमें बात करनी है वह है इंजीनियरिंग उद्योग। और जैसा भी हमने आपको कहा कि चाहे हमें लोहा की आवश्यकता होगी, इस्पात की आवश्यकता होगी, तो इस्पात को बनाने के लिए लोहा भी चाहिए, मैग्नीज भी चाहिए, क्रोमियम भी चाहिए, निकेल भी चाहिए। इन सब की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाकर इस्पात बनेगा। इसके अलावा हो सकता है हमें एल्युमिनियम की आवश्यकता पड़े, एल्युमिनियम के अलावा हो सकता है हमें कॉपर की आवश्यकता पड़े, हो सकता है हमें जिंक की आवश्यकता पड़े, लेड की आवश्यकता पड़े, इन सब की आवश्यकता पड़े। ठीक है, इन सभी का उपयोग इंजीनियरिंग उद्योग में कच्चे माल के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो एक बात क्या स्पष्ट हो गया कि इंजीनियरिंग उद्योग की भौगोलिक अवस्थिति को देखते समय हमें यह भी ध्यान देना होगा कि क्या पहले से वहां कोई लौह इस्पात उद्योग तो नहीं है, क्या पहले से वहां किसी एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को तो स्थापित नहीं किया गया, या कॉपर, लेड और जिंक स्मेल्टिंग प्लांट को तो स्थापित नहीं किया गया। अगर वो सब पहले से है, इस प्रकार के अगर उद्योग जो है पहले से हैं, तो कहेंगे कि यह इनके इस इंजीनियरिंग उद्योग के स्थानीयकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब सोचिए, इनसे जो प्रोडक्ट तैयार होगा इंजीनियरिंग उद्योग में, वो प्रोडक्ट अगर किसी भी हम मशीन या उपकरण का उत्पादन करते हैं तो उसके डिमांड को देखना होगा कि उस प्रकार के मशीन या उपकरणों का उपयोग कहाँ पर होता है। तो देखिए, सबसे पहले एक तरीका समझिए कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। तो देखिए, हेवी मशीन, भारी मशीन, स्ट्रक्चर्स, ढांचे जो तैयार किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी, वैसे मशीन जिनको इंडस्ट्री में हम किसी नए प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए यूज में लाते हैं, या मशीन टूल। ये सब जो है, अगर इतने हैं तो क्या हेडिंग मिला? हेवी मशीनरी एंड स्ट्रक्चरल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी और मशीन टूल्स। और दूसरी तरफ आएंगे ट्रांसपोर्ट के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं, परिवहन के लिए हमें जिन साधनों का उपयोग करना होता है, उसमें अगर हमें रेल परिवहन का विकास करना है तो उसके लिए रेलवे इक्विपमेंट होना चाहिए, यानी रेल डब्बा बनाना होगा, रेल के लिए इंजन बनाने होंगे, रेल के लिए पटरियों को बनाना होगा, रेल के लिए पहियों को बनाना होगा। रेलवे के इक्विपमेंट हुआ, क्योंकि इन सबको बनाने के बाद ही हम रेल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, जलयान उद्योग, एयरक्राफ्ट, वायुयान उद्योग, बाइसिकल्स छोड़ सकते हैं। तब देखिए, ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स के आधार पर आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। एक तरीका है, उसको समझ लीजिए कि यहाँ पर पहले लिख लें स्टेट्स, जिन राज्यों को एक एक करके आपको समझना है। उसके बाद
सबसे पहला था, अभी आपने इंडेक्स में देखा, हेवी मशीनरी एंड स्ट्रक्चरल्स। हेवी मशीनरी एंड स्ट्रक्चरल्स। उसके बाद आपने यहाँ देखा मशीन टूल्स। मशीन टूल्स के बाद इंडस्ट्रियल टूल्स। इंडस्ट्रियल टूल्स। इसके अलावा भी आपने देखा रेलवे इक्विपमेंट। रेलवे इक्विपमेंट। रेलवे इक्विपमेंट के बाद ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल, रेलवे इक्विपमेंट, फिर है शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग के साथ साथ एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब कोई भी अगर आपने राज्य लिया, सपोज कीजिए अगर आपने एक तरफ से देखना स्टार्ट किया वेस्ट बंगाल, तो मैप लीजिए केवल, और किसी टेक्स्ट की आपको सहायता नहीं लेनी है, सिर्फ मैप के द्वारा आपको ये चार्ट बना लेना है। अब जब आप ऐसे जो है मैप के द्वारा बनाएंगे तो वहां पर अपने आप आपको देखना होगा कि अच्छा पश्चिम बंगाल है। अब पश्चिम बंगाल में अगर कह दिया गया कि भाई हेवी मशीनरी या स्ट्रक्चरल्स, हेवी मशीनरी या स्ट्रक्चरल को लेकर मशीन, तो कहेंगे मैप देखा आपने, ऐसे करके क्या दुर्गापुर में है, यहाँ दुर्गापुर को लिख लिया। अब सपोज के बार बार वही जगह अगर रिपीट हो रहा है, अगर वही प्लेस रिपीट होता जा रहा है, एग्जाम्पल के लिए देखिए कैसे आप मैप का यूज करेंगे। जैसे आपने यहाँ देखा पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि अगर यहाँ दुर्गापुर है, तो दुर्गापुर के साथ सिंबल यूज किया गया कि इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए है। दुर्गापुर इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए है, तो आपने इंडस्ट्रियल मशीनरी वाले में दुर्गापुर को नोट कर लिया। अब दुर्गापुर के बाद जैसे आप यहाँ पहुंचे, तो फिर अगर यहाँ फिर से दुर्गापुर का नाम आ रहा है और कहा जा रहा है कि दुर्गापुर में यदि रेलवे इक्विपमेंट बनाया जाता है, अगर दुर्गापुर में रेलवे इक्विपमेंट बनाया जाता है, तो आप कहेंगे चाहे इंडस्ट्रियल मशीनरी है और साथ में रेलवे इक्विपमेंट का भी इंडस्ट्री है। और फिर रिलेट किससे किए कि दुर्गापुर जो है वो दुर्गापुर में तो लौह इस्पात उद्योग को भी स्थापित किया गया, तो आंसर मिल गया। अब लौह इस्पात उद्योग को क्यों स्थापित किया गया? क्योंकि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के एक ऐसे क्षेत्र में अवस्थित है जहां कोयला की पर्याप्त उपलब्धता है। रानीगंज, दामोदर वैली कॉरपोरेशन से विद्युत ऊर्जा उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद दामोदर वैली कॉरपोरेशन से अगर विद्युत ऊर्जा उपलब्ध हो जाता है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अगर आपसे कहा गया, तो आप कह सकते हैं ना कि इसके अलावा दामोदर यहाँ पर झारखंड उड़ीसा में लौह इसकी पर्याप्त उपलब्धता है, मैग्नीज मियर्स है। लौह इस्पात उद्योग का विकास क्यों हुआ? वो पहले कर चुके हैं। अब जो यहाँ लोहा इस्पात बनेगा उसके द्वारा उसी से इंडस्ट्री के लिए मशीन बनाए जाएंगे, और उसी मशीन से फिर आगे ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री बन गया। तो ऐसे एक चेन बनता जाएगा, कैस्केडिंग सिस्टम। एक इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल, तो कच्चे माल का उपयोग किया गया और उससे जो प्रोड्यूस किया गया वो दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो गया, और ऐसा जो चेन बनता जाएगा बाद में सभी को मिलाकर आप रिवाइज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल रीजन से, भारत के औद्योगिक प्रदेश से। ठीक है, तो ये तरीका है। आप अलग अलग राज्य में लिए, अब एक ही राज्य में पहले आप मेंशन कर लीजिए कौन कौन से जगह हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ कोलकाता है, तो आपने देखा कोलकाता में मशीन टूल्स लिखा हुआ है। कोलकाता में मशीन टूल्स है, कोलकाता में इंडस्ट्रियल मशीनरी भी है, और कोलकाता में शिप बिल्डिंग भी है, कोलकाता में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है। तो अब जैसे ये नाम आपको मिला कि जलयान उद्योग भी है, ऑटोमोबाइल उद्योग भी है, तो अपने आप आपने क्या कर लिया, इस जगह पर इस पॉइंट को एक जगह चार्ट में लिखते चले गए। तो एक ही सिटी बार बार अगर रिपीट हो रहा है इस चार्ट में, एक ही सिटी बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ से कि कोलकाता, जैसे आपने लिखा वेस्ट बंगाल में कोलकाता में इंडस्ट्रियल टूल्स बनाए जाते हैं। फिर बाद में कहा कि कोलकाता जो है यहाँ पर कोलकाता में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है, कोलकाता में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी है। ठीक है, और कोलकाता
के समीप वहीं दुर्गापुर में लौह इस्पात उद्योग भी है। तो आपने यहाँ कहा कि दुर्गापुर जो है वह दुर्गापुर में हेवी मशीन और स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। लिंक बनता चला गया। यहीं पर पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल के बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के चितरंजन में रेल के लिए इंजन बनाए जाते हैं। लोकोमोटिव इंडस्ट्री है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सोचिए कि इस प्रकार से आपको क्या मिल गया कि अच्छा, पश्चिम बंगाल में जो इंडस्ट्रियल हब बना, वो इंडस्ट्रियल हब बना तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का जो रीजन है, तो वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ। और लौह इस्पात उद्योग का विकास होने के कारण यहाँ के इंजीनियरिंग उद्योग को कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो पाए। वहीं पर यहाँ दामोदर नदी, हुगली नदी का अपवाह होता है, जल का स्रोत भी है। साथ में यहाँ कोलकाता हल्दिया बंदरगाह भी है, परिवहन की सुविधा भी है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट के कारण यहाँ पर जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट भी लगाया गया है। तो सभी सुविधाएं, तो इसलिए यहाँ पर केवल आधारभूत उद्योगों का ही विकास नहीं हुआ, बल्कि इंजीनियरिंग उद्योग के विकास को भी प्रोत्साहन मिला। तो ऐसे आप चीज़ों को कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। और दूसरा तरीका है कि अगर आप किताबों से पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो सीधा ऐसे आप कह सकते हैं कि हेवी मशीनरी एंड स्ट्रक्चरल्स के अंतर्गत, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को रांची में स्थापित किया गया। अब सोचिए, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को अगर रांची में स्थापित किया गया तो इससे आंसर मिलेगा। जैसे रांची आपने मैप में देखिए, रांची मिल जाएगा वहाँ पर, तो और वहाँ लिखा रहेगा हेवी मशीनरी वहाँ बनाए जाते हैं, भारी मशीन बनाए जाते हैं। और वहाँ पर किसके अंतर्गत ये पहले कंपनी का गठन किया गया, उसके तहत ये कार्य किया जाता है। तो लोकेशन आसपास पहले से रिवाइज करते हुए आना है कि यहाँ लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है, यहाँ कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट कहाँ पर है। यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि अगर इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पर एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट कहाँ पर, सभी को रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे ये कहा जाए तो माइनिंग, अगर हमें खनन कार्य करने हैं तो खनन के लिए भी तो हमें मशीन बनाने होंगे, और खनन के साथ साथ उससे संबंधित मशीनरी, माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड, अगर इसकी बात करें तो यह जो है आपका लौह इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। तो दुर्गापुर में जहाँ लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है, वहीं माइनिंग और अलाइड मशीनरी पर आधारित जो है कंपनी का गठन किया गया। यहाँ भारी मशीन बनाए जाते हैं, इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त अगर जो भारी मशीन के द्वारा जो इस तरह के के द्वारा जो स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं, उस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कोलकाता इसके लिए है, इलाहाबाद में नैनी इसके लिए है, कोलकाता इलाहाबाद में नैनी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मैप में तमिलनाडु की तरफ जाएंगे, तिरुचिरापल्ली, तुंगभद्रा कर्नाटक में, तुंगभद्रा के साथ साथ मुंबई में पौवी है, मुंबई में। अब आप अगर मैप पे आते हैं, यदि इस मैप की तरफ आते हैं तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि अगर यहाँ हमने अभी कहा नैनी, तो ऐसे नैनी को इलाहाबाद में नैनी, देखिए हेवी मशीनरी एंड स्ट्रक्चर, तो नैनी है। उसके बाद नैनी है, उसी के साथ साथ अगर इधर आएंगे तो कोलकाता को मेंशन किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी है।
कोलकाता के बाद अभी जैसे हमने कहा तिरुचिरापल्ली, तो देखिए यहाँ तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भी हेवी मशीनरी के से संबंधित स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री है। उसके अलावा मुंबई में है, देखिए यहाँ मुंबई में भी ट्रायंगल ऐसे यूज किया गया है। या आपको नोट्स में मैप नजर आ जाएगा, या कोई भी किसी भी किताब को देखेंगे तो उसमें इस प्रकार के मैप मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में जहाँ जो उद्योग है वो है, उसमें किताब में अंतर क्या किया जाएगा। बस अंतर यह हो सकता है कि यहाँ पर एक साथ ऐसा दिया गया, हो सकता है केवल हेवी मशीनरी स्ट्रक्चरल दे दे, लेकिन सामान्यतः आपको किताब में यही मैप मिलेगा। आपने ऐसे करके रिलेट करके तैयार कर लिया। अब सोचिए, इसके बाद अगर हम आते हैं इंडस्ट्रियल मशीनरी की बात करते हैं कि इंडस्ट्री में जिस मशीन का उपयोग किया जाता है, तो सीधी सी बात है, जहाँ पर मान लीजिए कि जहाँ पर हमें वस्त्र का उत्पादन करना हो, तो जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ वस्त्र उद्योग को स्थापित किया गया होगा, जहाँ वस्त्र उद्योगों की संख्या अधिक होगी, वहीं तो उस उद्योग को टेक्सटाइल बनाने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो टेक्सटाइल के लिए टेक्सटाइल मशीनरी इंडस्ट्री कहाँ लगाया जाएगा, या जहाँ पर इसकी मांग हो, या जहाँ इसको रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार अगर कहा जाए जूट मिल मशीनरी, जूट मिल मशीनरी की बात करें तो जहाँ जूट उद्योगों की संख्या अधिक होगी वहीं जूट मिल मशीनरी लगाया जाएगा। शुगर मिल मशीनरी, तो जहाँ शुगर मिल चीनी उद्योगों की संख्या अधिक होगी वहाँ शुगर मिल मशीनरी लगाया जाएगा। अगर आपसे कहा गया कि सीमेंट मिल इंडस्ट्री मशीनरी, सीमेंट उद्योग में जिन मशीनों का उपयोग किया जाता है, तो जहाँ सीमेंट मिल की आवश्यकता, उद्योगों का विकास अधिक होगा वहाँ उसे लगाना चाहिए। या जहाँ लौह इस्पात वगैरह उद्योग का विकास हुआ हो, तो ऐसे करके आप चाहें, इस प्रकार से चाहें तो आप एक तो चार्ट बना सकते हैं, एक दूसरा जैसे अभी हमने तरीका समझाया। देखिए इसमें मैं केवल आपको एक मेथड बता सकता हूं जिसके द्वारा आप अपना नोट्स बनाकर पहले से तैयार किए गए टॉपिक को लाकर इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक साथ जोड़ सकते हैं और आसानी से इस प्रकार के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को लेकर अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल अगर हम मशीनरी की बात करें और उसमें भी जैसे टेक्सटाइल मशीनरी है, टेक्सटाइल मशीनरी, जूट मिल मशीनरी है, शुगर मिल मशीनरी है, शुगर मिल मशीनरी है, सीमेंट मिल मशीनरी है, पेपर मिल मशीनरी है, वैसे ही एग्रीकल्चरल मशीनरी है, या कोल माइनिंग एंड वॉशरी मशीनरी है। तो सोचिए टेक्सटाइल मशीनरी की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल मशीनरी में एक तरफ मुंबई, अहमदाबाद भारत का एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र गलियारा है जहां वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो यहाँ लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग का विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग का विकास नहीं हुआ है, लेकिन इस जगह पर वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण होने के कारण इस प्रकार के उद्योगों में वस्त्र के उत्पादन के लिए मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसे ध्यान में रखते हुए, यानी बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए, आप कह सकते हैं बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टेक्सटाइल मशीनरी पर आधारित उद्योग को स्थापित किया गया। इसी प्रकार अगर आप देखें तो कोलकाता
अब कोलकाता जो है, यहाँ बाजार है इस क्षेत्र में, या अभी इस जगह पर कहें तो कहेंगे एक तरफ पश्चिम बंगाल झारखंड में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ इसे कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं और कोलकाता में परिवहन की सुविधा भी है, इसलिए यहाँ टेक्सटाइल मशीनरी को लगाया गया। टेक्सटाइल मशीनरी के अलावा, कोलकाता के अलावा अगर आपसे कहा जाए तो देखिए कोयम्बटूर तमिलनाडु का क्षेत्र जो है, तमिलनाडु, वहां पर भी वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को महत्व दिया गया। ग्वालियर वस्त्र उद्योग का विकास हुआ, इसलिए वहां पर टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को लगाया गया। इसी प्रकार अगर जूट मिल मशीनरी की बात करें तो जूट के उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के साथ, यानी वहाँ जो नदी का और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित जो डेल्टाई मैदान है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान जूट की कृषि के लिए भारत का सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है। यह अलग बात है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश जब भारत से अलग हो गया तो भारत के अधिकांश जूट उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश में चले गए। लेकिन जूट की उत्पादन यानी जूट की वहाँ कृषि होने के कारण ही हुगली नदी बेसिन क्षेत्र में जूट उद्योग का सबसे अधिक विकास हुआ और इसी कारण से जूट मिल में उपयोग किए जाने वाले जो मशीनरी है उसके लिए जो है कोलकाता हावड़ा रीजन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जवाब यहाँ क्या, एक बात स्पष्ट हुई कि इस क्षेत्र में जूट उद्योग का विकास अधिक होने के कारण इन औद्योगिक इकाइयों को मशीनों की आवश्यकता पड़ी और उसे देखते हुए यहाँ जूट मिल मशीनरी उद्योग को स्थापित किया। अब जूट उद्योग का विकास क्यों हुआ? क्योंकि यह क्षेत्र जूट उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण था, तो कच्चे माल के रूप में जूट की उपलब्धता के कारण यहाँ जूट उद्योग के विकास को प्रोत्साहन भी मिला। देख रहे सभी चीजें रिलेट हो रही हैं। शुगर मिल इंडस्ट्री, अब शुगर मिल चीनी उद्योग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर हम वेस्टर्न इंडिया में आए तो मुंबई बंदरगाह जो है, तो यहाँ पर इंपोर्ट किया गया क्योंकि ये आसपास में लौह इस्पात उद्योग का विकास नहीं हुआ, तो बंदरगाह नगर है। तो बंदरगाह नगर होने के कारण मुंबई में उपकरणों को, मशीनों को आयातित किया गया और यहाँ पर इसे असेंबल करके मशीनों का विनिर्माण किया गया, मैन्युफैक्चरिंग किया गया, जिससे जो चीनी उद्योग हैं उनमें मशीनों की आपूर्ति हो सके। इसी प्रकार दक्षिणी भारत की तरफ आएंगे, मुंबई, चेन्नई, इधर आएंगे उत्तरी भारत की तरफ कोलकाता। तो तीन ये जो इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, इसकी अगर हम बात करें, मुंबई, चेन्नई और इसकी बात करें तो ये जो है यहाँ पर परिवहन की सुविधा होने के कारण मशीनों को, उपकरणों को आयातित किया गया और फिर उसे असेंबल करके बाजार में उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार अगर हम उत्तरी भारत के मैदान में चीनी उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या भी सबसे अधिक थी, तो इसके लिए यहाँ पर उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ इलाहाबाद के रीजन को अगर हम देखें तो इलाहाबाद के अलावा अगर हरियाणा की तरफ जाएं, इधर पिंपरी, यमुनानगर, ये सभी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि कैसे आप लिस्ट तैयार करेंगे। तो ऐसा नहीं कि नाम केवल मैप में देख लिए और उसको याद करना शुरू कर दिए, बल्कि उसकी जगह पहले ये सोचना है कि अच्छा, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में शुगर मिल में उपयोग किए जाने वाले, चीनी मिल में उपयोग किए जाने वाले मशीनों पर आधारित उद्योग को स्थापित किया गया। तो खुद सोचिएगा कि क्यों किया गया, तो आंसर मिल जाएगा कि भाई यहाँ पर
यहाँ पर जो है इस हम लौह इस्पात उद्योग का तो विकास नहीं हुआ है, तो कहेंगे अच्छा ये बंदरगाह नगर है, तो यहाँ इंपोर्ट किया गया और इंपोर्ट करके मशीन को बनाया गया, मशीनों का निर्माण किया गया, जिससे कि जो इनके हिंटरलैंड, इनके अंदर कृषि क्षेत्र में जहाँ चीनी गन्ना का उत्पादन होता है, वहाँ चीनी उद्योग को जो स्थापित किया गया उसको मिल जाए बाजार, यहाँ पर आसानी से उन्हें इस तरह के मशीन उपलब्ध हो सके। तो ये तरीका हुआ। तो अभी आपको सिर्फ लोकेशन को एनालाइज करना है, इंजीनियरिंग उद्योग के लोकेशन को एनालाइज करना है कि लोकेशन कैसे इसका है। ठीक है, अब सोचिए अगर आप सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग का विकास तो भारत के बहुत सारे क्षेत्र में हुआ। सीमेंट मिल मशीनरी की बात करें तो ऐसे अगर देखा जाए तो जहाँ पर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में दुर्गापुर, तो जैसे दुर्गापुर को ऐसे लिखें तो दुर्गापुर में को मार्क करते ही कहेंगे अच्छा यहाँ लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। उसके बाद यहाँ इस दुर्गापुर में जो है हेवी मशीनरी उद्योग, यानी यहाँ पर हेवी मशीनरी के साथ सीमेंट उद्योग में जिन मशीनों का उपयोग किया जाता है उसके उद्योग को भी स्थापित किया गया। कारण इसलिए क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल उपलब्ध है, यहाँ परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, यहाँ सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। दुर्गापुर बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में स्थापित किया गया। उसी तरह मुंबई, पुणे में स्थापित किया गया, मुंबई और पुणे में स्थापित किया गया। तो कह सकते हैं ना कि दुर्गापुर, दिल्ली, मुंबई, पुणे ये सब ऐसे जगह हैं जहां पर सीमेंट पर आधारित उद्योगों के लिए उपयोग किए जाने वाले मशीनों की औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया गया है। उसके बाद देखिए मुंबई, पुणे, इधर अगर दक्षिणी भारत में आएंगे तो चेन्नई है। पेपर मिल के लिए तो पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ कागज उद्योग का एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, इसलिए टीटागढ़ में कागज उद्योग का विकास होने के कारण यहाँ पर इस कागज के उत्पादन के लिए जिन मशीनों का उपयोग किया जाता है उस मशीनरी इंडस्ट्री को लगाया गया। अब देखिए टीटागढ़ के बाद अगर कहा जाए तो टीटागढ़ के बाद आगे जो है यहीं पर दुर्गापुर है, यहीं जमशेदपुर है जो लौह इस्पात उद्योग के केंद्र भी है। तो कच्चे माल जहां उपलब्ध थे उनका उपयोग करते हुए इस प्रकार की मशीनरी इंडस्ट्री को लगाया गया। तो एक तरीका आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको, किस प्रकार से आपको इंडस्ट्री लोकेशन को तैयार करना है, लोग लिस्ट बनाते हुए सोचना है। और जैसे कोल माइनिंग एंड वॉशरी, तो कोल माइनिंग और इनके लिए जैसे रानीगंज झरिया का क्षेत्र इंपॉर्टेंट दुर्गापुर में लगाया गया। इसके अलावा इस प्रकार के उद्योग को जमशेदपुर में लगाया गया, जमशेदपुर में। इसके अलावा इस प्रकार के उद्योग को राउरकेला में लगाया गया। बोलेंगे ये तो तीनों ही लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं, ये तीनों ही किसके केंद्र है? लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है। अब सोचिए दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, जैसे आपने लोकेशन देखा तो कहेंगे अच्छा यहाँ पर कोल माइनिंग और इसके सफाई यानी परिसंस्करण के लिए जिन मशीनों का उपयोग किया जाता है उनसे संबंधित औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया गया। इसलिए क्योंकि यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का विकास होने के कारण कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, और इस साथ में ये भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोयला के पर्याप्त भंडार है। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से आपको लिस्ट बनाना है, ये समझ में आ रहा होगा। यानी क्या करना है पहले, तो सबसे पहले जो इंजीनियरिंग उद्योग का मैप है उसके अकॉर्डिंग अपना एक चार्ट बना लेना है, जो हमने तरीका बताया स्टेट। उसके बाद एक तरफ से इंडस्ट्रियल मशीनरी में हेवी मशीनरी, स्ट्रक्चरल, फिर इंडस्ट्रियल मशीनरी, फिर मशीन टूल्स, फिर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो रेलवे इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, इन सबको ऐसे अरेंज कर लीजिए। जैसे मैप में दिया हुआ लिखते चलिए, अपने आप लिखेंगे एक आइडिया बन जाएगा। और दूसरा अभी एक तरीका बताएं कि इंडस्ट्री वाइज आप ऐसे लोकेशन को तैयार कर सकते हैं।
अब इसी में हम लोग आगे क्या देखेंगे कि मशीन टूल्स, अभी क्या समझना है हमें कि मशीन टूल्स में यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स या हेवी मशीन टूल्स की इकाइयाँ कहाँ कहाँ पर है। उसके साथ हमें ये भी देखना है कि मशीन टूल के बाद रेलवे इक्विपमेंट या ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट पर आधारित उद्योगों का विकास कैसे हुआ। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि मशीन टूल्स की इकाइयों को भारत में कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले मशीन टूल्स की इकाइयों में हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई को 1951 में स्विस की कंपनी यानी स्विस कोलैबोरेशन के द्वारा बैंगलोर में स्थापित किया गया। HMT का नाम आपने सुना होगा। तो स्विस की कंपनी के कोलैबोरेशन के साथ बैंगलोर में 1951 में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई को स्थापित किया गया। यह भारत में सबसे बड़े यानी लार्ज स्केल पर पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंतर्गत मशीन टूल पर आधारित पहला उद्योग था। यानी कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा भारत में मॉडर्न आधुनिक मशीन टूल पर आधारित यह पहला औद्योगिक केंद्र था। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाइयों को बैंगलोर के साथ पिंजौर यानी हरियाणा में पिंजौर है। पिंजौर के अलावा अगर केरल में जाएंगे तो कालामेश्वरी है। हैदराबाद के बाद अगर राजस्थान जाएंगे तो अजमेर के साथ श्रीनगर। तो यह ध्यान रखना है कि HMT की इकाइयों को बैंगलोर के अलावा पिंजौर, कालामेश्वरी, हैदराबाद, अजमेर और श्रीनगर में स्थापित किया गया। इनमें से बैंगलोर और श्रीनगर में HMT की इकाइयों को स्थापित करते समय यह निर्णय लिया गया कि यहाँ रिस्ट वॉच भी बनाया जाएगा। तो HMT के जो वॉचेज बनते हैं उसके लिए बैंगलोर और श्रीनगर इम्पॉर्टेंट है। तो कह सकते हैं कि हाथ की घड़ियों के लिए, इन रिस्ट वॉच के लिए बैंगलोर और श्रीनगर की औद्योगिक इकाई महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इन औद्योगिक इकाइयों को छोड़कर मशीन टूल्स पर आधारित जिन उद्योगों को स्थापित किया गया उनमें हेवी मशीन टूल्स फैक्ट्री को रांची में स्थापित किया गया। अब सोचिए, रांची में इसके पहले अभी आपने देखा कि रांची में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भारी मशीनों पर आधारित औद्योगिक इकाई को स्थापित किया गया। तो रांची में जहां पर मशीनरी उद्योग लगाया गया वहीं पर मशीन टूल पर आधारित उद्योग को भी स्थापित किया गया। इसके साथ साथ अगर आप सिकंदराबाद की बात करेंगे तो वहाँ पर द प्राग इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड के द्वारा सिकंदराबाद में भी मशीन टूल पर आधारित औद्योगिक इकाई को स्थापित किया गया। इनके अलावा
कोलकाता में नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री की इकाई को कोलकाता में लगाया गया। कोलकाता के अलावा इस प्रकार के इंडस्ट्रियल यानी भारी मशीन पर आधारित औद्योगिक इकाई को कोटा यानी राजस्थान के कोटा में और केरल के पालघाट में भी लगाया गया। जहाँ तक कोलकाता की बात है तो कोलकाता में तो नेशनल इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री उसका नाम है, यानी उसके तहत लगाया गया। वहीं पर कोटा में इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड की इकाई है जो कोटा में है। तो कह सकते हैं, इसे भी यहाँ नोट कर सकते हैं कि हेवी मशीन टूल्स फैक्ट्री द प्रगा इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड के अलावा द नेशन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री को कोलकाता में लगाया गया और नेशनल इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड की इकाई को कोटा में स्थापित किया गया। केरल के पालघाट में भी भारी मशीनरी उद्योग की इकाई को स्थापित किया गया। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि मशीन टूल्स पर आधारित औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करते समय सबसे पहले 1951 में स्विस के कोलैबोरेशन के साथ पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंतर्गत बैंगलोर में HMT की इकाई को स्थापित किया गया। HMT की अन्य इकाइयों को भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए, जिसमें केरल का कलामेश्वरी, हैदराबाद, अजमेर और श्रीनगर की औद्योगिक इकाइयां महत्वपूर्ण हैं। इनमें बैंगलोर और श्रीनगर में हाथ की घड़ियों का भी उत्पादन होता है, यानी रिस्ट वॉच जो है उनके मैन्युफैक्चरिंग का इम्पॉर्टेंट सेंटर है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि भारत में मशीन टूल्स का उत्पादन यानी विनिर्माण केवल HMT के द्वारा ही नहीं किया जाता है, बल्कि अन्य कंपनियों के द्वारा भी मशीन टूल्स के विनिर्माण का कार्य किया जाता है, जिसमें हेवी मशीन टूल्स फैक्ट्री जो है वो रांची में स्थापित किया गया। द प्राग इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड के द्वारा सिकंदराबाद में उद्योग स्थापित किया गया। नेशन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री कोलकाता में लगाया गया और द नेशन इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड की इकाई को कोटा में स्थापित किया गया। केरल के पालघाट में भी मशीन पर आधारित यानी मशीन टूल्स की औद्योगिक इकाई को स्थापित किया गया। तो ऐसे आप लिस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जब आप इन सभी नाम को ऐसे मेंशन करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें स्पष्ट आएंगी, हो जाएंगी कि अगर बैंगलोर में जो लगाया गया, बैंगलोर हो या कलामेश्वरी हो या अजमेर हो या हैदराबाद हो या आपका श्रीनगर हो, इनमें से कोई भी ऐसी औद्योगिक इकाई नहीं है जिसे लौ इस्पात औद्योगिक केंद्र के साथ लगाया गया, यानी जहां पर लौ इस्पात उद्योगों को स्थापित किया गया हो वहां पर ऐसे इनको इस्टेब्लिश नहीं किया गया। उसी प्रकार अगर आप हेवी मशीन टूल्स की बात करें, अन्य जो इकाई हैं, तो उनमें आप कह सकते हैं कि रांची को लौ इस्पात औद्योगिक केंद्र के समीप लगाया गया है। सिकंदराबाद कहेंगे हैदराबाद के पास है, इसका कहीं से लौ इस्पात औद्योगिक केंद्र से संबंध नहीं है। सिकंदराबाद के अलावा अगर कोलकाता की बात करेंगे तो कह सकते हैं कि लौ इस्पात औद्योगिक केंद्र की इकाई के समीप लगाया गया, लेकिन ये बंदरगाह नगर है, इंपोर्ट किया जाता था, यानी आयातित उपकरणों को असेंबल करके इस तरह के भारी मशीनों को तैयार किया जाता था। और कोलकाता के बाद कोटा की बात करें, यहाँ पर भी लौ इस्पात उद्योग का विकास नहीं हुआ है, उसके अलावा पालघाट में भी नहीं हुआ है। तो यह कह सकते हैं कि भारत में मशीन टूल से संबंधित औद्योगिक इकाइयों को जहां स्थापित किए गए हैं उनमें से अधिकांश उद्योगों का संबंध या तो बाजार के केंद्र से है या परिवहन के उन केंद्र आप कह सकते हैं परिवहन के उन केंद्रों से, सेंटर से है, जहां रॉ मटेरियल को
आसानी से आयातित किया जा सके। तो यह इंफॉर्मेशन के साथ आप कॉन्सेप्ट को इस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इसे मैप के द्वारा समझेंगे तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग मशीन टूल्स की बात करें, मशीन टूल्स, तो मशीन टूल्स में सबसे पहले बेंगलोर यहाँ इम्पॉर्टेंट है। कर्नाटक के बेंगलोर से जब आप केरल जाएंगे तो केरल में कला मेस्ट्री है, ऐसा इंडिकेट किया रहेगा, मशीन टूल सिंबल यूज किया रहेगा। उसके बाद पालघाट है, तो कला मेस्ट्री, पालघाट, इन दोनों जगह मशीन टूल्स पर आधारित औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया गया है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ जाएंगे तो सिकंदराबाद, हैदराबाद जो है वहाँ पर मशीन टूल्स की इकाई को स्थापित किया गया है। फिर यहाँ से अगर आप जाएंगे अजमेर, राजस्थान के अजमेर में, राजस्थान के कोटा में औद्योगिक इकाई को स्थापित किया गया है। उसके अलावा देखिए, इनके अलावा अगर आप जाएंगे तो श्रीनगर में औद्योगिक इकाई को स्थापित किया गया है, पिंजौर में स्थापित किया गया है। अब देखिए ये सब क्या है, ये HMT के साथ साथ अलग अलग इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जो स्थापित किया गया उनको आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। उनके बाद देखिए रांची के अलावा कोलकाता, तो रांची, कोलकाता और ये सभी अन्य जो औद्योगिक केंद्र हैं इन्हें आप ऐसे मैप में हाईलाइट कर सकते हैं। अब आयातित रॉ मटेरियल, आयातित कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को स्थापित करते समय, यानी मशीन टूल औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करते समय बंदरगाह नगरों के समीप भी स्थापित किया गया, मुंबई में, पुणे में, सतारा में। उसी प्रकार जो है अगर हम देखें इसके अलावा तो चेन्नई भी एक बंदरगाह है, वहाँ पर भी स्थापित किया गया है। तो मुंबई हो, चेन्नई हो, मुंबई, चेन्नई के अलावा अगर आप बाजार पर आधारित मशीन टूल्स की औद्योगिक इकाइयों को देखें, बाजार टूल पर आधारित, बाजार के समीप जो स्थापित किया गया है उनमें दिल्ली है। तो कह सकते हैं ना कि यह जो क्षेत्र है चेन्नई है, यहाँ पर बंदरगाह नगरों की सुविधा है, इसलिए हम कच्चे माल को आयातित करके परिवहन लागत में बचत कर सकते हैं। यह बाजार के समीप है, यहाँ हम उपकरणों को लाकर असेंबल करके इसे बाजार में के समीप असेंबल करके बेचेंगे तो भी परिवहन लागत में बचत होगी। इस कारण से इनको स्थापित किया गया है। लेकिन HMT की इकाई के रूप में जिनको है उन्हें अलग कैटेगरी में रखिएगा, और जो उसके अलावा जो अन्य औद्योगिक इकाई हैं उनको अलग से मेंशन कर लीजिएगा। यानी जैसे अभी मैंने आपको एक तरीका समझाया कि कैसे आप नोट कर लेंगे, वैसे आप कॉपी में नोट्स बना लेंगे, वैसे मैप में देख लेंगे। किताब भी पढ़िएगा, कोई नोट्स भी पढ़िएगा तो यही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बस मेरा कार्य क्या है कि मैं आपको यह समझाते हुए आगे बढ़ूं कि आप किसी भी टॉपिक को अगर प्रिपेयर करते हैं तो आपका तरीका क्या होना चाहिए, कैसे आप नोट बनाएंगे, कैसे आप लोकेशन को अरेंज करेंगे, उसके बाद मैप से कैसे उसको रिलेट करेंगे। याद नहीं करेंगे बल्कि उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। मान लीजिए कि मैं आपको यह कह देता है कि ये तो आप अपने आप से कर लेंगे, तो हो सकता है आप इस कार्य को भविष्य के लिए छोड़ दें कि बाद में करेंगे। तो इससे समस्या क्या होगी कि आगे अगर आप आने वाले टॉपिक को जब तैयार करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं जो है तैयारी करते समय एक अधूरापन सा लगेगा। तो इसलिए यह कार्य आपको ऐसे अपने आप साथ साथ में मेरे करते हुए चलना है। अब देखिए, मशीन टूल्स के बाद अगर दूसरे मैप पर ध्यान दें, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट से संबंधित औद्योगिक इकाइयों को मैप के द्वारा समझेंगे तो भी इसे हम 3 कैटेगरी में रखेंगे। एक तो यह हम देखेंगे कि बंदरगाह नगरों के समीप कहाँ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट से संबंधित उद्योगों को स्थापित किए गए। दूसरा, लौ इस्पात औद्योगिक केंद्र के समीप कहाँ स्थापित किए गए। तीसरा, बाजार के समीप कहाँ स्थापित किए गए। तो अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये अगर मुंबई के पास ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट पर आधारित उद्योग को स्थापित किया गया है तो कहेंगे ना कि यहाँ बंदरगाह की सुविधा है। मुंबई हो या कोची हो या चेन्नई हो या विशाखापत्तनम हो या कोलकाता का रीजन हो, ये सब क्या है, यहाँ बंदरगाह
की सुविधा होने के कारण हमें औद्योगिक इकाइयों में उपयोग किए जाने वाले रॉ मटेरियल को आयातित करना आसान है। फिर अगर हम दिल्ली के पास अगर यहाँ आएंगे तो यह जो रीजन है ये बाजार के समीप औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया गया है। बेंगलोर के पास आएंगे तो यहाँ भी बाजार के समीप औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया गया है। इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी यह जो है बाजार के समीप स्थापित किया गया है। और अगर हम इस क्षेत्र में आएंगे, यदि हम इस क्षेत्र में आएंगे तो यह वह क्षेत्र है जहाँ पर लौ इस्पात और अन्य हेवी मशीनरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी, मशीन टूल्स के उद्योगों का विकास हुआ है। तो अब देखिए कैसे इनको प्रिपेयर करना है, इनको कैसे प्रिपेयर करना है। तो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट से संबंधित उद्योगों में सबसे पहले रेलवे इक्विपमेंट की औद्योगिक इकाइयों को समझ लेना है। उनमें पहले ये देखना है कि लोकोमोटिव जिसे लोग कह देते हैं रेल इंजन, लोकोमोटिव इंडस्ट्री को कहाँ स्थापित किया गया, यानी रेल के लिए जो इंजन बनाए जाते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं। उसके बाद देखना है कि रेल के लिए जो कोचेज वगैरह बनाए जाते हैं, रेल डब्बे, वो कहाँ पर स्थापित किए गए। फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर रेल में एक्सेल हो या रेल के लिए व्हील हो या इसके लिए अगर जो रेल डब्बे में बैठने के लिए, सोने के लिए स्लीपर बनाए जाते हैं, वो सब वो कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। तो देखिए जहाँ तक लोकोमोटिव इंडस्ट्री की बात है, रेल इंजन से संबंधित औद्योगिक इकाइयों की अवस्थिति का प्रश्न है, उनमें पश्चिम बंगाल के बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, यानी लोग इसे SCLW के नाम से भी जानते हैं। यानी पश्चिम बंगाल के चितरंजन में रेल के लिए रेल इंजन बनाए जाते हैं, डीजल इंजन बनाए जाते हैं। और उसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, यानी यहाँ पर डीजल इंजन का भी विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड के जमशेदपुर में टाटा के द्वारा जो स्थापित किया गया, उसे टेल्को के नाम से लोग जानते हैं, यानी टाटा इलेक्ट्रिकल्स, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव वर्क्स 1951 से लेकर 1970 तक टेल्को के द्वारा 1951 से लेकर 1970 तक टेल्को के द्वारा स्टीम इंजन बनाया जाता था। लेकिन अब यह औद्योगिक इकाई बंद कर दिया गया क्योंकि अब स्टीम इंजन का उपयोग नहीं के बराबर होता है। उसके बाद भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा भोपाल में रेल इंजन के उद्योग को लगाया गया। इसी के एक औद्योगिक इकाई को पटियाला में भी लगाया गया। यह कार्य आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका समझिए कि पहले कैटेगराइज कर लिए, पहले ऐसे नोट कर लिए कि भारत में रेल इंजन को कहाँ कहाँ बनाया जाता है। अब जब इसे नोट कर लेते हैं कि रेल इंजन को कहाँ कहाँ बनाया जाता है, तो उसके बाद यह जो है इसको नोट करने के बाद आप आउटलाइन मैप में मार्क कर सकते हैं।
अपने हिसाब से कि यहाँ यहाँ बनाया जाता है। अब इनमें भी अगर मान लीजिए कि हम सरकार के द्वारा भविष्य में भी किसी स्थान पर रेल इंजन के विनिर्माण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए औद्योगिक इकाई को स्थापित करने का निर्णय लिया जाएगा तो आप कहेंगे ये प्रपोज्ड है। अगर मान लीजिए कि किसी स्थान पर इंडस्ट्रियल यूनिट को लगा दिया गया, बोलेंगे स्थापित कर दिया गया है। फिर अगर मान लीजिए वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होने लगा तो कहेंगे हाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो अपने ही द्वारा बनाए गए नोट्स को आवश्यकता अनुसार आप क्या करेंगे, अपडेट करते रहेंगे। जब उसे आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे तो वो और ज्योग्राफी का पार्ट लगेगा, आप रिवाइज कर रहे हैं, आप अपने तैयार किए गए टॉपिक को रिवाइज करते हुए नई बातों को जोड़ रहे हैं और अलग से पढ़ेंगे तो वो करंट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये भी देखते हुए चलना है कि किस प्रकार से आप इंफॉर्मेशन को तैयार कर रहे हैं। जैसे एक्सेल है, जो पहिया वगैरह बनता है उसके जो एक्सेल बनते हैं, इन सब के लिए इनके लिए बेंगलोर में औद्योगिक इकाई को स्थापित किया गया। और यहाँ से यदि हम भारत में रेल डब्बे के विनिर्माण के औद्योगिक इकाइयों को देखेंगे तो सबसे पहले चेन्नई के समीप पेरम्बूर में रेल डब्बे के विनिर्माण के औद्योगिक इकाई को स्थापित किया गया। चेन्नई के बाद जो है पंजाब के कपूरथला में रेल इंजन बनाया जाता है। और इनके अलावा अगर बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर में जो है भारत मूवर्स लिमिटेड है, जो बैंगलोर में रेल डब्बे का निर्माण करता है। तो कह सकते हैं बैंगलोर में भारत मूवर्स लिमिटेड के द्वारा रेल डब्बे का विनिर्माण किया जाता है। तो बहुत फेमस ये कॉमन नाम कौन सा है, कपूरथला। पंजाब के कपूरथला और चेन्नई के समीप पेरम्बूर में रेल डब्बे का भी निर्माण किया जाता है। साथ में बेंगलुरु का भी नाम जानिए। अगर आप एक्सेल, रेलवे स्लीपर, इन सब की बात करें तो इनके लिए बेंगलोर के साथ भिलाई लौह इस्पात उद्योग का केंद्र जहां स्थापित किया गया वहां पर भी इसे लगाया गया है। ये हो गया ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में रेल से संबंधित इक्विपमेंट को कहां कहां स्थापित किए गए हैं। तो अगर आप देखें तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारत में जो रेलवे इक्विपमेंट से संबंधित औद्योगिक इकाई को स्थापित किया गया, तो जैसे अगर चितरंजन में किया गया तो चितरंजन के लोकेशन को देखते ही आप कहेंगे यहाँ आसपास के क्षेत्र में लौह इस्पात, मशीनरी उद्योग, मशीन टूल्स उद्योग, इन सब का विकास हुआ है। तो उनका रॉ मटेरियल उपलब्ध है। और साथ में यह एक बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह के द्वारा हम आवश्यकता अनुसार रॉ मटेरियल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और जिस क्षेत्र में इस इंडस्ट्री को लगाया गया वहाँ से हम रेल के डब्बे को कहीं, रेल इंजन को कहीं पहुँचा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये कह सकते हैं मुख्यालय है ईस्टर्न रेलवे की तरफ जाएंगे तो इस तरह से अगर हम दूसरी तरफ जाएं कि अगर वहीं पंजाब, अगर चितरंजन के बाद बनारस में जाएंगे, बनारस में जो इंडस्ट्री को लगाया गया वो डिसेंट्रलाइज किया गया डिमांड को देखते हुए, क्योंकि वह लौह इस्पात भारी उद्योग का केंद्र नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर आप बनारस के बाद, यदि बनारस के अलावा आप रेल इंजन की बात करें कि रेल इंजन और कहाँ बनाए, तो भोपाल में या पटियाला में, कहेंगे इन सब का संबंध रॉ मटेरियल से नहीं। तो अधिकांश उद्योग को कहाँ स्थापित किए गए, जहाँ डिमांड है या जहाँ मशीनरी उद्योग को पहले से स्थापित किया गया। अब देखिए यदि ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में ऑटोमोबाइल
इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन, उद्योग के वितरण प्रतिरूप को देखेंगे तो सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग के समीप जिस उद्योग को स्थापित किया गया वह है जमशेदपुर में। तो जमशेदपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के स्रोत के समीप हुआ है। वहीं बंदरगाह नगरों के समीप स्थापित किए गए उद्योगों में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के औद्योगिक केंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ बंदरगाह नगरों के समीप स्थापित करने के पीछे सबसे बड़ा कारण मशीनों को, उपकरणों को अन्य देशों से आयातित करके यहाँ हम असेंबल करने के साथ परिवहन लागत को कम कर सकते हैं। और वहीं बाजार के समीप स्थापित किए गए उद्योगों में दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम के औद्योगिक केंद्र महत्वपूर्ण हैं। तो क्या यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि ऑटोमोबाइल उद्योग के स्थानीयकरण या ऑटोमोबाइल उद्योग के वितरण से संबंधित मैप का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश ऑटोमोबाइल उद्योग की इकाइयों को बाजार के समीप स्थापित किया गया है या परिवहन लागत में बचत करने के उद्देश्य से बंदरगाह नगरों के समीप स्थापित किया गया है, क्योंकि ऑटोमोबाइल का विनिर्माण करते समय, मैन्युफैक्चरिंग करते समय कई प्रकार के स्पेयर पार्ट्स को एक जगह लाकर असेंबल किया जाता है और असेंबल किए जाने के बाद जो ऑटोमोबाइल का साइज होता है वो क्या हो जाता है, ऑटोमोबाइल का साइज बड़ा यानी बड़े आकार का होने के कारण उन्हें औद्योगिक इकाई से बाजार तक ले जाने में परिवहन लागत अधिक लगता है। इसलिए उपकरणों को बाजार के समीप लाया जाता है, उन्हें असेंबल करके फिर बाजार में ले जाकर बेच दिया जाता है, जिससे कि परिवहन लागत में बचत हो सके। हाँ, वहीं पर कई ऐसे ऑटोमोबाइल के उद्योग केंद्र भी हैं जिन्हें कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित किया गया, यानी जहां लौह इस्पात और अन्य मशीनरी उद्योग का विकास हुआ है, वहां पर भी ऑटोमोबाइल उद्योग को स्थापित किया गया है। तो यह आपके सामने मैप से आप ये क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के बाद इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट की बात करें तो भारत में अगर हम वायुयान उद्योग के विकास के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। बेंगलोर वायुयान परीक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सामान्यतः वायुयान का परीक्षण यानी एयरक्राफ्ट का परीक्षण वहां किया जाता है जहां मौसम शुष्क हो, आसमान साफ रहे, मौसम में परिवर्तन होने की संभावनाएं कम हो, क्योंकि जब मौसम में एक प्रकार का स्थायित्व होगा, आसमान साफ रहेगा, तो एयरक्राफ्ट का टेस्टिंग करना हमेशा आसान होगा। बेंगलोर की प्राकृतिक दशाएं वायुयान के परीक्षण के लिए अनुकूल होने के कारण ही यहाँ वायुयान उद्योग को स्थापित किया गया
यहाँ एयरक्राफ्ट का असेंबल करके क्राफ्ट को तैयार करके उसका टेस्टिंग किया जाता है। और इसी HAL की इकाइयों में इसकी कई इकाइयों को अलग अलग जगह पर स्थापित किया गया, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से औद्योगिक इकाइयों को एक जगह स्थापित करना सही नहीं होता है। इसलिए इसके औद्योगिक इकाइयों को कहीं ना कहीं भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया गया, जिसमें नासिक की औद्योगिक इकाई में एयरक्राफ्ट के जो फ्रेम होते हैं उन्हें तैयार किया जाता है। तो एयरक्राफ्ट के फ्रेम के मैन्युफैक्चरिंग के लिए नासिक की इकाई महत्वपूर्ण है। उसके बाद उड़ीसा के कोरापट में इनके इंजन बनाए जाते हैं। अगर उड़ीसा के कोरापट में इंजन तैयार किया जाता है तो इसके अलावा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इनके अलावा अगर आप जाएं तो कानपुर की बात हो, कानपुर हो या लखनऊ हो, वहाँ पर भी इनके इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को तैयार किया जाता है। तो लखनऊ जो है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। कानपुर में भी इसकी औद्योगिक इकाई को स्थापित किया गया है। तो ध्यान दीजिए, एयरक्राफ्ट के वायुयान उद्योग की इकाइयों में को जो अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए हैं उनमें से इनका नाम जानना आपके लिए आवश्यक है। जलयान उद्योग के केंद्र का जहां तक प्रश्न है तो जलयान उद्योग को बंदरगाह नगरों के समीप स्थापित किया जाता है, क्योंकि बंदरगाह नगरों के समीप जलयानों का निर्माण करके उनका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सभी बंदरगाह नगरों के समीप जलयान उद्योग को स्थापित नहीं किए जाते हैं, बल्कि यह देखा जाता है कि वह कौन से बंदरगाह नगर हैं जहां जलयानों के विनिर्माण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल, कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, और साथ में वह कौन से बंदरगाह हैं जहां जलयानों का अधिक संख्या में उपयोग होता है। तो जो सामान्यतः किसी भी देश के बड़े बंदरगाह होते हैं जिनका उपयोग आयात निर्यात के लिए अधिक किया जाता है, जहां जलयानों का आवागमन अधिक संख्या में होता है, वहां पर डिमांड अधिक होती है। तो बाजार की मांग को देखते हुए जलयान उद्योग के केंद्र को जहां स्थापित किया जाता है, साथ में यह भी देखा जाता है कि जलयान उद्योगों के विनिर्माण के लिए रॉ मटेरियल कहां आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। और इसी संदर्भ में अगर देखें तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विशाखापत्तनम में जलयान उद्योग को स्थापित किया गया। कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा केरल के कोची में जलयान उद्योग को स्थापित किया गया। मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा मुंबई में जलयान उद्योग को स्थापित किया गया है। और हल्दिया डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा कोलकाता में
जलयान उद्योग को स्थापित किया गया। तो देखिए ये सब नाम जो है ना कौन कौन से कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है, इनके जगह पर आपको पहले ये ध्यान रखना है कि भारत के मुख्य बंदरगाहों में से कौन कौन से बंदरगाह हैं जहां पर जलयानों का निर्माण किया जाता है या विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो कहेंगे उनमें से मुख्य रूप से कौन से? विशाखापत्तनम, कोची, मुंबई और कोलकाता। इनके अलावा स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से नौसेना के लिए अगर क्या कहते हैं आपसे कहा जाए तो उसके लिए कहाँ पे किया जाता है? मरमागवा में जलयानों का निर्माण होता है। नहीं, ये सब एक अलग एस्पेक्ट हुआ कि आप किस तरह से यहाँ इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कशन के दौरान सिर्फ यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैप में जब आप कई सारे लोकेशंस को एक साथ देख रहे हैं जिसका जो और उनमें भी एक ही स्थान पर एक साथ कई उद्योगों को वहाँ पर स्थापित किए गए हों, तो अगर आप यह सोचेंगे कि हम उस स्थान पर स्थापित किए गए सभी उद्योगों का नाम एक साथ याद कर लें तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको याद भी हो जाए, लेकिन यह प्रक्रिया सस्टेनेबल नहीं है और ऐसा कार्य करना आपके लिए सही भी नहीं है। बल्कि उसकी जगह जैसे अब तक हम लोग टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप तैयार करते हुए आगे बढ़े, मैप का जहाँ तक हो सकता है हेल्प लेते हुए जो है लोकेशन को समझते हुए उसका नोट्स बनाए, कारण को भी समझने की कोशिश किए कि भाई यहाँ पर अगर ऐसा है तो क्यों है, तो एक जो है सेंस डेवलप हो जाएगा। अब इनको ही अगर हम ध्यान में लेकर चलें कि ठीक है भारत में इंजीनियरिंग उद्योग को यहाँ स्थापित किए गए, लौह इस्पात उद्योग हो या एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट के इकाइयों को स्थापित करने की बात हो या तांबा शीशा जस्ता के प्रगलन केंद्र हो, इन सबको कहाँ स्थापित किए गए, तो आप आराम से क्या करेंगे कि चीज़ों को अब रिलेट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि विशाखापत्तनम की बात करें तो सबसे पहले कहेंगे कि विशाखापत्तनम के आसपास का क्षेत्र है, अगर हम मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विशाखापत्तनम श्रीकाकुलम का जो क्षेत्र है वो मैग्नीज के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, कहेंगे विशाखापत्तनम में लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया। औद्योगिक विकेंद्रीकरण नीति के तहत यहाँ पर जब उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया जा रहा था तो विशाखापत्तनम में लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया। फिर आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे विशाखापत्तनम में जिंक स्मेल्टिंग प्लांट को भी स्थापित किया गया। विशाखापत्तनम जिंक स्मेल्टिंग प्लांट के लिए अगर इम्पॉर्टेंट है तो फिर आगे आपने देखा कि विशाखापत्तनम में जलयान उद्योग को भी स्थापित किया गया। जिस तरह क्या स्पष्ट हुआ कि विशाखापत्तनम को अब लोहा की प्राप्ति कहाँ से होती है? बैलाडीला, छत्तीसगढ़ के बैलाडीला माइन से होती है। कोयला क्या करता है? इंपोर्ट करता है। विशाखापत्तनम को जिंक की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कहेंगे इंपोर्ट किया जाता है। विशाखापत्तनम को मशीनरी कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इंपोर्ट किया गया। तो इस तरह से आप एक बंदरगाह के द्वारा किसका एक्सपोर्ट होता है और किसका इंपोर्ट होता है, इसके बारे में आपको पहले से ही एक समझ होगी। और ये जब आप ट्रांसपोर्ट सेक्शन तैयार करेंगे यानी परिवहन टॉपिक को तैयार करते समय जब बंदरगाह नगरों का अध्ययन करेंगे तो उस समय तक आपको ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी रहेगी कि कौन कौन से बंदरगाह नगर में किस प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया गया है और वो बंदरगाह के साथ में अगर उसको स्थापित किया गया है तो उसके आसपास के क्षेत्र में कैसी विशेषताएं देखने को मिलती है। तो ये सारी बातों को आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आप भी मानते हैं कि इस तरह के टॉपिक को अगर आप तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे, इस पर वर्कआउट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, मैप ड्रॉ में मार्क करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। और साथ में नोट्स बनाने के साथ साथ अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है तो आप ये कार्य करना ही बंद कर देंगे। उसकी जगह पर आप यह मान के चलिए कि भाई हमें अपना नोट्स बना लेना है, जब आवश्यकता होगी तो उस नोट्स का यूज करके हमें टॉपिक को समझना है।